जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर से आपके पास आपकी सेवा में। बीते कुछ दिनों में 2 से 3 दिनों की ये जो राजनीतिक घटनाएं हुई हमारे पूरे देश में, और जिस तरीके से पूरा मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो दूसरा जो उनका सरकार का सत्र है उसमें पहला मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और तमाम लोगों को जगह दी गई। बहुत सारे लोग उससे बाहर भी किए गए। आज हम बात करेंगे किन किन लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में ऐसा राजनीतिक व्यवस्था है कि यहाँ जो लोग सबसे ऊपर होते हैं, मतलब जो लोग सुप्रीमो होते हैं, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएं या देश के प्रधानमंत्री हो जाएं, तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनके हाथों में बहुत ज़्यादा पावर होता है। तो वो अपने पावर का इस्तेमाल करके किसी भी मंत्री को कभी भी वहाँ बैठा देते हैं और कभी भी उसका इस्तीफ़ा ले लेते हैं। पर एक जनता बहुत कंफ्यूज हो जाती है जब लगातार किसी एक स्वास्थ्य मंत्री को आप देख रहे हों, उनकी टिप्पणियां अखबार में पढ़ रहे हों, या फिर आईटी और कानून मंत्री की टिप्पणियां पढ़ रहे हों, और अचानक से पता चलता है कि उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और अभी वो मंत्री पद पर नहीं है। और दूसरी चीज़ें हैं कि अगर वो अच्छा करके गए हैं तो फिर उनका क्रेडिट का क्या, और अगर वो बुरा कर गए हैं तो उस चीज़ का क्या। मतलब कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना। अगर हम मंत्री को बाहर निकाल रहे हैं, इस्तीफ़ा ले रहे हैं, तो उसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ बस राजनीतिक उल्लू सेकने के लिए ये तमाम तरह की गतिविधि की जाती है। अब आइए हम बात करते हैं कि उनको क्यों हटाया गया मोदी जी के मंत्रिमंडल से। आते हैं सबसे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन पे। डॉक्टर हर्षवर्धन को पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय उनके अंदर था। बाबा रामदेव के साथ बैठकर उनका कोरोनिल लॉन्च कर रहे थे वो कोविड-19 के समय। तो जिस प्रकार से मिसमैनेजमेंट हुआ पूरे भारतवर्ष में, जिस प्रकार से मिसमैनेजमेंट हुआ सेकेंड वेव में, उसको लेकर मोदी सरकार जनता के बीच में एक संदेश देना चाहती है कि ऐसा है कि जो लोग यहाँ काम नहीं करेंगे, जिनकी परफॉर्मेंस रेट सही नहीं होगी, उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाएगा। शायद यही बहुत बड़ी वजह रही होगी। आखिर मोदी सरकार ने इस चीज़ को माना कि व्यवस्थाओं में कमी थी, मिसमैनेजमेंट हुआ था कोविड के सेकेंड फेज में, इसीलिए इतने सारे लोग मरे। तो गलती मानने का ये उनका एक अनोखा तरीका है, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं। बाकी बात, वो देश की जनता से डायरेक्ट रूबरू भी हो सकते थे। जिस तरीके से उन्होंने टीकाकरण की बात की सभी लोगों से, तो वो ये भी बोल सकते थे कि जो मिसमैनेजमेंट हुआ है उसकी जवाबदेही केंद्र सरकार लेती है। पर इस तरह का कोई भी बयान उन्होंने नहीं दिया। तो शायद इस वजह से डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्रालय से इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा आते हैं रविशंकर प्रसाद जी पे। रविशंकर प्रसाद जी कौन है? बिल्कुल याद होगा आपको। लोग कहते हैं कि नीली चिड़िया ने उनका मंत्री पद खा गया। मेरा टिप्पणी आप समझ रहे होंगे। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार ट्विटर के साथ जिस तरीके से उनकी गतिविधियां सामने आ रही थी, देखिए है क्या कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो ग्लोबली रूप से, मतलब समझिए ट्विटर भी जो है वहाँ ग्लोबली रूप से सारे लीडर्स अवेलेबल होते हैं। तमाम देश के लोग वहाँ हैं, तमाम तरह की टिप्पणियाँ करते हैं, अपनी विचारधारा साझा करते हैं। और उस जगह एक ट्विटर स्वतंत्र संस्था है। मैं ट्विटर का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। अगर देश की कानून ऐसी है, कानून व्यवस्था ऐसा है, अगर उसको सारे लोग मान रहे हैं तो ट्विटर को भी मानना चाहिए। अगर नहीं माना है तो आगे आने वाले दिनों में जिस तरह की प्रतिक्रियाएँ आएंगी मैं आपको बताऊँगा। पर इस कानून को लागू करवाने में इतनी चिल्ला-चोट हुई और इतने तरह से क्रिटिसिज्म किया गया, चाहे ट्विटर को हो जाए या चाहे रविशंकर प्रसाद जी को, तो इस पद की एक गरिमा थी, उसको एकदम से धो डाला इन लोगों ने। शायद यही वजह रही होगी कि उनको वहाँ से हटा दिया गया। अब बात करते हैं जावड़ेकर जी की, तो उनको सूचना प्रसार मंत्रालय से हटा दिया गया। अब देखिए सूचना प्रसार मंत्रालय क्या है कि वहाँ जो लोग बैठते हैं उनका सबसे बड़ा काम ये होता है कि सरकार की जो नीतियाँ हैं उस नीतियों को जनता तक, जो जनता देश में रहती है उन तक पहुंचाना, उस सूचना को उन तक पहुंचाना, यही उनका काम है। और शायद ये पूरा कोविड का जो फेज़ रहा, इसमें वो उस ढंग से शायद सरकार की नीतियों को जनता तक नहीं पहुंचा पाए। शायद ये बहुत बड़ा कारण रहा होगा उनको हटाने का। यहाँ तक कि जो सारंगी जी थे, आपको पता ही होगा, उड़ीसा से आते हैं, उनकी सादगी की बहुत सारी बातें हुई थी स्ट्रीम मीडिया पे, पर सारंगी जी को भी मंत्रिमंडल से हाथ धोना पड़ा। तो ये तमाम तरह की जो गतिविधियां हुई पिछले दिनों, तो ये क्यों हुई, सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। तो इसके पीछे का बहुत सारा तथ्य है। राजनीतिकार कहते हैं कुछ लोग कि अभी हाल ही में 2-4-5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो इसी वजह से शायद उनको लाया गया
उन राज्यों में से लोगों को निकाल कर शामिल किया गया ताकि आने वाले चुनाव में मदद मिल सके। मगर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सत्ता की भागीदारी जिस लोगों से जिस तरीके से कमिटमेंट हुई थी, शायद वही कमिटमेंट पूरा करने के लिए कि इतने दरमियान तक इनको मंत्री बनाया जाए, उसके बाद उनको मंत्री बनाया जाए। ज्योतिराज सिंधिया जी का भी नाम बहुत ऊपर आ रहा है। आपको याद होगा किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन किया था और मध्य प्रदेश में सरकार बनवा दी थी। तो ये तमाम तरह की गतिविधियां क्यों हुई? ये तमाम तरह की गतिविधियां हुई चुनाव उल्लू सीधा करने के लिए। अब आते हैं हम यूपी पे। एक अकेला राज्य यूपी, वहाँ से 7-7 लोग आ रहे हैं और यूपी में चुनाव होने वाले हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रहे हैं पंचायती चुनाव के, एक महिला जनप्रतिनिधि का साड़ी खींचा जा रहा है, सरेआम गोलियां चल रही हैं, पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है, सरकार की गुंडागर्दी दिख रही है, एसपी डीएम तक उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके वीडियोस सामने आ रहे हैं, उनके ऑडियोस सामने आ रहे हैं और इस पर योगी सरकार चुपचाप मौन होकर बैठी हुई है। ये दिखाता है कि किस तरह का राम राज्य है वहाँ। तो इन तमाम तरह की पहलुओं को लेकर जनता को, सरकार को और जो स्ट्रीम मीडिया में फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं, बेवजह के टॉपिकों को लेकर बातें करते रहते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं या हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, उन लोगों के लिए ये भी एक मुद्दा है, पर इस पे वो बात नहीं करेंगे। ऐसे ही नहीं, उनका नाम गोदी मीडिया है। चलिए इन बातों को छोड़िए। अब मैं आता हूँ बिहार पे। अभी बिहार में क्या हुआ? बिहार में भी एक गजब सी राजनीति हो गई। जिस तरीके से पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया है कि किस तरीके से पशुपति पारस एलजेपी से अलग हुए, कुछ सांसदों को लेकर अलग हो गए, उधर किस तरीके से आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। कल आशीर्वाद यात्रा बेगूसराय से निकली, आज आशीर्वाद यात्रा खगड़िया में है। चिराग पासवान के साथ बहुत सारे युवा जुड़ रहे हैं। मैंने तो ये भी लिखा था कि आने वाले भविष्य में युवाओं की भागीदारी बिहार की राजनीति में काफ़ी अधिक होगी। ये ज़रूर होगी, ये मेरा प्रेडिक्शन है। और बाकी बात पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बदल रहा है, अभी देखिए जनता कंफ्यूज है कि पशुपति पारस को एलजेपी के कोटे से मंत्री बनाया गया कि जदयू के कोटे से मंत्री बनाया गया। मात्र 2 ही मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, एक पशुपति पारस और एक आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह कौन है समझिए? आरसीपी सिंह जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उतना ही नहीं आईएएस रह चुके हैं, भूतपूर्व आईएएस भी हैं और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो ये दोनों लोग बिहार से गए और बिहार की राजनीतिक व्यवस्था तो ये रही। बिहार की एक सबसे बड़ी कमजोरी जो हमारी नज़रों के सामने अभी है, अभी कोसी नदी में देख लीजिए आप, बाढ़ की बात मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल अभी हर एक साल बाढ़ आती है यहाँ, सरकार पहले से सक्रिय नहीं है। अभी फिर बाढ़ आ जाएगा, पानी आ जाएगा, बांधे टूट जाएंगे, फिर जाकर नीतीश बाबू हेलीकॉप्टर में बैठ के उसका निरीक्षण करेंगे। तो इस तमाम तरह की चीज़ों को सोचिए, क्योंकि कोई यहाँ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सब लोग अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं, सब लोग अपने पैसे कमा रहे हैं, सब लोग सत्ता और शासन का भोग कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं। जनता को देखने वाला कोई नहीं है। पिछले दिनों की बात है, 66 जिले पूरे भारत में, 66 में 10% अधिकतम दर से कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, वो भी डेल्टा प्लस वाले वेरिएंट्स। मतलब जो मैं कह रहा था कि अगस्त और सितंबर में आने वाला है, तो बिल्कुल सर एकदम सतर्क हो जाइए, घर में रहिए, मास्क लगाइए। तो ये तमाम तरह की राजनीतिक खबरें आपको कैसी लगी और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैं चाहूँगा कि आप लोग एक फीडबैक दें। और कोई अगर टॉपिक ऐसा हो जो मुझसे छूट जा रहा है या जिन पे बात करनी चाहिए, जो लोग बात नहीं करते हैं, तो उस टॉपिक के लिए भी आप मुझे ज़रूर टोक सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर हाजिर होंगे आपकी सेवा में। नमस्कार।